नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर से खेला हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपना फ्लोरा टेस्ट कराने के बाद जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अपना प्रस्ताव रखा था कि उनके साथ में पूर्ण तरीके से बहुमत है, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कसा है। कहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जो है इतिहास रच दिया गया है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलटूराम की तरह कहे जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब एनडीए के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो उसमें भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन विधानसभा के अंदर जब वो सभी लोग पहुंचे, सभी विधायकों के साथ नीतीश कुमार, तो उसके बाद आखिरकार विधायकों को एकजुट किया और एकजुट करने को लेकर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन उसके बाद दोबारा से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है 9वीं बार मुख्यमंत्री बनकर। उसके बाद लगातार इस पर सियासत भी जारी है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से भी यही कहा गया है कि वो दोबारा से एनडीए के साथ में मिलकर वो अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव लगातार उन पर तंज कस रहे हैं। जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो है तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन उसके बाद वो गठबंधन टूट गया था। तो आज फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ दोबारा गठबंधन करके अपनी सरकार बिहार के अंदर बना ली है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मुजफ्फरनगर में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नए कार्यक्रमों की शुरुआत कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम परिक्रमा विकास यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को गिनाते हुए किसानों को प्रशस्ति पत्र व चेक भी वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। यही वो मुजफ्फरनगर था जहां एक समय दंगा हुआ था, लेकिन अब किसी में भी दंगा करने की हिम्मत नहीं है। वहीं आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पहुंचना था, लेकिन उनका कार्यक्रम किसी कारणों से निरस्त हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, मुजफ्फरनगर। दिल्ली में किसानों की कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऐलान किया। क्या किया है ऐलान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। 13 फरवरी यानी कल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी को लेकर आपको बता दें, चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का हो, सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। नुकीले तार लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रख दिया गया है। सबको कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसलिए क्योंकि ये किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएं। लेकिन जैसा कि किसानों की ये मांग है, उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर फसलों को लेकर के जो उनका ये मांग है कि एमएसपी को लेकर के बाकायदा एक कानून बनाया जाए, इसी को लेकर वो केंद्र सरकार को घेरेंगे कल दिल्ली पहुंच करके। इसी को लेकर के दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं संजीव अरोड़ा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और जो बड़े बड़े व्हीकल हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से ये पूरा गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। सभी राज्यों को की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। अब देखना ये होगा कि क्या किसान दिल्ली में प्रवेश कर पाते हैं, एमएसपी कानून को लेकर जो उनकी मांगे हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी पूरी नजर इस पर बनी हुई है। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। दिल्ली में किसानों की कूच को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। तो किसानों का दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली में विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर। अगर मैं टेकरी बॉर्डर की तस्वीर अगर दिखाना चाहूं तो सुरक्षा व्यवस्था के नज़र यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। कल जब किसानों का दिल्ली कूच है तो ऐसे में यहाँ पर उससे पहले आज टेकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं और वो खुद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, हर तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि जब कल किसानों का दिल्ली कूच होगा तो उस
स्थिति में यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अन्य तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर तैनात रहे। हालांकि इससे पहले आज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सड़क यातायात पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और सड़क यातायात में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि जहाँ कल किसानों का दिल्ली कूच है तो वहीं उससे पहले लोगों की परेशानी आज से ही शुरू हो गई है। हालांकि इस वक्त यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो टिकरी बॉर्डर पर खुद जो यहाँ पर ज़िले के बड़े आला अधिकारी, चाहे वो डीसीपी हो या फिर इस तरह के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खुद अपने मौजूदगी में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से जब कल किसानों का दिल्ली कूच हो तो सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की जो सेंधमारी है वो ना हो सके। और इससे पहले यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैरिकेटिंग अभी से ही यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि और धीरे धीरे बैरिकेटिंग को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और बैरिकेटिंग पर किस तरीके से आप देख सकते हैं जो तारबंदी कर दी गई है ताकि जब कल बॉर्डर से जब दिल्ली उस तरफ से जब यहाँ पर दिल्ली में किसान जो है वो प्रवेश करेंगे तो उस स्थिति में दिल्ली पुलिस के जो इंतजाम है, दिल्ली पुलिस को कोई ज़्यादा व्यवस्था दिक्कत का परेशानी ना करना पड़े। और देख सकते हैं किस तरीके से अभी से ही यहाँ पर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के मेजर बैरिकेडिंग करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि कल जो किसानों का कूच जब दिल्ली होगा तो उस समय यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मेजर ताकि कोई ज़्यादा किसानों के लेकर के पहले से अलर्ट मोड पर नज़र आ जाए। आपको बता दें कि ये वही जगह है जब इससे पहले भी किसान जब धरना प्रदर्शन पर बैठे थे 1 साल से ज़्यादा का समय जब उन्होंने यहाँ पर वक्त बिताया था तो एक बार फिर से अब किसान जो है प्रदर्शन पर उतर गए हैं। और इसी के मद्देनजर पहले से ही दिल्ली पुलिस की और तमाम सिविक एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली के तमाम सीमाओं पर स्थिति क्या होगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर को घेराबंदी कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। पिछले 2 महीनों से लगातार ग्रेटर नोएडा के किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने अपनी मांगों को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग पूरी न होने को लेकर किसानों ने अब दिल्ली कूच करने का फैसला किया। दरअसल आपको बता दें, आज से 3-4 दिन पहले किसान नाराज होकर दिल्ली कूच करने की उन्होंने घोषणा की, जिसके बाद लगातार सड़कों पे जाम मिल गया, पुलिस के हाथ पैर फूल गए और लगातार पुलिस ने सड़कों पे बैरिकेडिंग कर दी। पूरे दिन व्यवस्था सड़कों पर चरमरा गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने किसानों को समझाकर वापस भेज दिया। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों ने पहल करते हुए एक समिति बनाई और किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसके बाद किसानों का कहना यह है कि किसानों ने हमारी सहमति जो हमारी मांग रखी गई थी वो पूरी नहीं की, हमारे साथ एक छलावा किया, जिसको देखते हुए किसानों ने कल 12 फरवरी को दिल्ली कूच करने का हुंकार भर दिया और पुलिस ने भी इसकी तैयारी कर दी है। हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली यूपी के गाजी बॉर्डर पर है, जहां हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए कि पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं कि ताकि कोई किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सके। और पुलिस का कहना यह है लगातार अगर किसान सड़कों पे उतरेंगे, NH9 से किसान होते हुए दिल्ली के गाजी बॉर्डर पे पहुंचेंगे, वहां किसानों को रोका जाएगा और उनको समझाया जाएगा। RAF, गजरवाहन और ऐसे पुलिस की काफी टीमें गाजीपुर बॉर्डर पर लगा दी गई है। और ऐसे में पुलिस का कहना यह है कि किसान आंदोलन के बीच में कोई ऐसे असामाजिक तत्व न घुस जाए जिससे कि कोई पूरी स्थिति खराब हो जाए। वहीं गाजियाबाद पुलिस भी लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि कल ट्रैफिक डायवर्जन रहने की भी संभावना है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। किसानों के दिल्ली कूच से पहले प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। किसानों के दिल्ली कूच से पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम बॉर्डर्स पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां भी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। मैं अगर बात करूं, इस समय मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर के पीछे की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं किस तरीके से कल जहां दिल्ली जो किसान है दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, तो उससे पहले यहाँ पर तमाम जो दिल्ली को छावनी में बदलने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो उसकी शुरुआत है वो की जा रही है। किस तरीके से देख सकते हैं कि
ताकि जो कल जो बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई जाएगी उसकी तैयारियां यहाँ पे पुरजोर तरीके से की जा रही है। वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खुद दिल्ली के तमाम जो ज़िले के जो बड़े अधिकारी हैं, ज़िले के बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियों को जो है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखा चाहूँ किस तरीके से जो पुलिस बल यहाँ पे अभी से ही तैनात कर दिया गया है और बैरिकेटिंग भी कही जा सकती है कि आधी सड़क को बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात व्यवस्था है वो भी काफ़ी बाधित होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 13 तारीख यानी मंगलवार को किसानों का दिल्ली कूच है और ऐसे में दिल्ली को छावनी में तब्दील करने की जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए जाएंगे और ड्रोन कैमरे से भी इसकी यहाँ पर विशेष निगरानी की जाएगी, ताकि जब किसान यहाँ दिल्ली कूच करने की तैयारी करें तो किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है वो ना घट सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहाँ एक और किसानों का 13 मार्च को दिल्ली कूच है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां भी पुरजोर तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं पर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब 13 तारीख को किसान जो है वो बॉर्डर पर आएंगे तो यहाँ की तस्वीर क्या होगी वो देखने वाली होगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरिद्वार में लाखों लोग सीएम धामी के स्वागत के लिए पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है, जहां उन्होंने सबसे पहले एक रोड शो में भाग लिया, जहां पर हरिद्वार की जो जनता है उसने बड़े ही उत्साह से उनका यहां पर स्वागत किया और भव्य रूप से उनका जो स्वागत था वो लगातार करीबन 1 किलोमीटर चलता रहा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के लिए 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहां पर किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव में पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले कन्याओं का पूजन किया और जिसके बाद उत्तराखंड की जो विकास योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर आश्वासन दिया कि वो भी जल्द ही बनकर तैयार होगा। साथ ही हल्द्वानी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस जगह अवैध मदरसा यहाँ पर बना हुआ है उसकी जगह अब कोतवाली यहाँ पर बनाई जाएगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बीजेपी को लेकर एक बार फिर पार्टी हाईकमान ने बड़ा सरप्राइजिंग फैसला यहां पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बना दिया गया है। 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तिथि है, उस दिन उनकी तरफ से नामांकन यहाँ पर किया जाएगा। 27 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा में बीजेपी का प्रचंड बहुमत है, यानी 47 सीटें बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। राजनीति और जानकारों की भी माने, विपक्षी दलों के इस फैसले की माने तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के अगला राज्यसभा सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे और उसके लिए अभी से ही बीजेपी में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी हाईकमान का निर्णय पार्टी के नेता ने कहा जा सकता है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर ये उत्साह का फैसला भी देखेगा और इसमें बीजेपी को लाभ भी मिलेगा। उत्तराखंड के बीजेपी हाईकमान के इस फैसले से उत्तराखंड बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहा है। कैमरामैन उत्तराखंड में कुमारी सैलजा लोकसभा चुनाव के लिए मंथन करती हुई नजर आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। प्रदेश प्रभारी सैलजा का उत्तराखंड का जो दौरा रहा कांग्रेस के लिए उत्साहजनक कहा जा सकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रभारी के इस दौरे के बाद अपने आप में नई ऊर्जा महसूस करता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को धरातल पर समझने के लिए काम करता हुआ जुटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके दौरे को लेकर सीधे तौर पर अब कटाक्ष करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश प्रभारी का दौरा पार्टी के नेताओं में उत्साह को कम बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को ढूंढने वाला ज्यादा नजर आया है। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को तीसरा झटका लग चुका है। कैसे लगा है तीसरा झटका, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक बार कांग्रेस को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2 बार के सीएम रहे अशोक चौहान ने आज सुबह अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया
और साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस को ये तीसरा बड़ा झटका है, क्योंकि हाल के दिनों की बात करें तो बाबा सिद्दीकी की बात हो या फिर मिलिंद देवरा की, तो उनके बाद तीसरे नंबर पर अशोक चौहान आते हैं। कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता रहे हैं और 2010 में आदर्श घोटाले के मामले में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं और आज इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रयागराज में ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति देने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें रखी, खासतौर से जो 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त किया गया था उसको लेकर के भी अपनी दलीलें पेश की। इस तरह से कह सकते हैं कि आज भी अदालत में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जो निचली अदालत ने वहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि आखिर व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना करने की अनुमति मांग रहे हैं वो किस अधिकार से वहाँ पर अनुमति मांग रहे हैं। इस तरह की तमाम दलीलें यही हैं। हालांकि पूरी सुनवाई होने के बाद अब 15 फरवरी को एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपनी दलीलें पेश की जाएंगी, राज्य सरकार भी अपना जवाब देगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है। फिलहाल वहां अभी पूजा करने की जो अनुमति है वो बरकरार है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। गाजियाबाद में फर्जी IRS अफसर बनकर DSP से रचाई शादी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। आमतौर पर झूठ बोलकर शादी करने की खबरें आपने खूब चर्चा में सुनी होगी। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में शामली में तैनात महिला PPS ऑफिसर इस जालसाजी का शिकार हो गई। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने सन 2018 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से एक युवक से बातचीत की। युवक ने अपने आप को झारखंड में तैनात डिप्टी कमिश्नर IRS अफसर बताया, जिसके बाद उन दोनों में आपस में बातचीत हुई और 2018 में उन्होंने आपस में शादी कर ली। लखनऊ में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट बांटे थे। हालांकि नतीजे आने पर तमाम महिला नेताओं की, महिला प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद से ये अभियान ठंडे बस्ते में था। लेकिन सोमवार को लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर मांग कर दी कि लोकसभा चुनाव में भी 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाना चाहिए, यानी कि कुल सीटों। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल दहलाने वाला एक हादसा हो गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। सोमवार को सुबह लगभग 8 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 116 और 17 के बीच में थाना महावन के नज़दीक एक बस डिवाइडर से टकराई। पीछे से आ रही स्विफ्ट गाड़ी भी बस से टकरा गई और धमाका इतनी तेज हुआ कि दोनों में आग लग गई। बस में भी आग लग गई और कार में भी आग लग गई। दोनों धुआं धुआं कर जलने लगे और किसी तरीके से पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी किया गया। लेकिन कार में सवार 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और जो बस में यात्री थे उनको सुरक्षित निकाला गया। मौके पर DM SSP पहुंच गए। DM शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लखनऊ में पशुधन विभाग के खिलाफ शिकायत पत्र वायरल हो रहा है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे चहीते विभाग पशुधन विभाग, अगर इसकी बात की जाए, आए दिन किसी न किसी चर्चा को लेके ये सुर्खियां बटोरा करता है। वहीं हाल फिलहाल अगर बात की जाए पशुधन विभाग की, इस विभाग में एक शिकायत पत्र वायरल हो रहा है जिसको लेके काफी विभाग में उथल पुथल मची थी। वहीं जिसको लेके जो निदेशक हैं विभाग के, उनसे बात की गई तो उस पत्र में आपको बता दें जिस तरह की शिकायतें हैं वो शिकायतें यहाँ पे जो सवाल उठे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी नियुक्ति हैं जो गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां बांटी गई हैं। और वहीं बात अगर शिकायत पत्र की जाए तो वहीं पे घोड़ा अस्पताल जो है जहां पे जानवरों का मुफ्त निःशुल्क इलाज होता है, उस अस्पताल को लेकर भी शिकायत उसमें। हरदोई में 11वीं छात्र की बेल्टों से पिटाई की गई,
क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक छात्र ने दूसरे छात्र को बेल्टों से और लात घूंसों से पीटा है। आपको बता दें कि पूरा मामला ये मल्लावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक छात्र ने अपने मित्र से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड को सिम पहुंचा दे। जब वो सिम पहुंचाने गया तो उसके बाद उस 11वीं के छात्र ने उसको कुछ तंज कस दिया। तंज कसने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बताया युवक को। उसके बाद में उस छात्र ने, उस 11वीं का छात्र था, उसको बेरहमी से। सिद्धार्थनगर में प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों ने आरोप लगाया। क्या लगाया आरोप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। नगर जिले के घरवार प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधाना अध्यापिका जो हैं वहां नमाज पढ़ती हैं स्कूल में ही, जो कि बच्चों पे भी असर पड़ रहा है। वहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो बता रही है, वह वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो है इस तरह से कलाई ना बांधे हाथों में और पूजा पाठ ना करें, जिसको लेकर वो बच्ची बता रही है कि मैडम किस तरह से नमाज पढ़ती हैं विद्यालय में। रायबरेली में जेट्रोफा फल खाने से 9 मासूम बच्चों की हालत गंभीर हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जेट्रोफा का फल खाने के बाद लगभग 1 दर्जन बच्चे गांव में बीमार हो गए, जिसके बाद गांव में ऊहापोह की स्थिति देखने को मिली। बता दें कि रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भौंसी गांव का है, जहां पर लगभग 1 दर्जन बच्चों ने खेलते खेलते गांव के बाहर डीजल का पेड़ लगा था और डीजल के पेड़ में उन्होंने फल तोड़कर खा लिया, जिसके बाद घर पहुंचते ही बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। और उसके सिद्धार्थनगर में कान्हा गौशाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के कान्हा गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें चारा के अभाव में कुछ पशुओं की मौतें भी हुई हैं। बताया जा रहा है जिस तरह से वहां एक हिंदू संगठन के लोगों ने उस पे जाके जांच भी किया और जांच के दौरान उन्होंने भूसा उठा के जो उनको चलाया जाता उसको भी दिखा रहे हैं, किस तरह से जो कि भूसा और चारा के अभाव में और बीमारी के अभाव में तड़फ रहे हैं वहां के जानवर। अब देखने की बात यह है, सरकार इतनी रुपया खर्च करती है गौशालाओं पे, लेकिन इस तरह से अव्यवस्था है, तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां धौलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, धौलाना इंस्पेक्टर देवेंद्र बिष्ट अपनी टीम के साथ देहरे जहाल पर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें बाइक पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं। जब पुलिस टीम इन्हें रुकने का इशारा करती है तो बाइक सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंक देते हैं और फरार होने लगते हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और इनके साथ एक तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने वाले बदमाशों के नाम बॉबी और सूरज बताए जा रहे हैं और इनका तीसरा साथी दीपक भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।